ग्लोबल मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट हो, कई सारे इवेंट्स रहे। आइए वही इवेंट्स पर मैक्रो अप्रोच मार्केट पर इस वक्त क्या बन रहा है ये समझते हैं। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट कुंज बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंज, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। देखिए, मैक्रो हेडविंड्स तो कई सारे दिखे कुंज, और वो कॉन्टिन्यूड भी हैं। और अब डोमेस्टिक मार्केट्स की भी अगर बात करें, पिछले पूरे महीने में, मार्च के ही महीने में, चाहे ग्लोबल मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट हो, कितना कुछ देख लिया। बैंक्स फाइनेंस के क्राइसिस भी देख लिए, उसका एक प्रेशर भी देखा हमने। भारतीय बाजार के लिए अब अगर आप देखें, आने वाले महीने की शुरुआत में ही क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस होगी, लेकिन इस महीने क्रेडिट पॉलिसी, इनफैक्ट यूएस फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट में क्या होगा, ये भी एक बड़ा इवेंट था जो कि एक नॉन इवेंट के तौर पर ही निकल गया। लेकिन ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स जो है ना, बाजार के अंडरटोन को वीक करते गए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त मैक्रो अप्रोच आपका मार्केट्स पर क्या है? जी हाँ, तो आपने काफी सारी बातें कही हैं। मैं इसके आगे की और बोलूं अपने दर्शकों के लिए, जस्ट एक दो नंबर कॉन्टेक्स्ट में डाल दूं जो आप ही की बात से आगे बढ़ेंगे कि 1 दिसंबर को करीब करीब मार्केट का निफ्टी का लाइफ हाई हुआ था 18,800-900 के आसपास। हम 1 मिनट के लिए उसको करीब करीब 19,000 पकड़ लेते हैं और वहां से अभी हम 17,000 हैं। तो वो 2,000 पॉइंट की फॉल है, तो करीब करीब 10-11% की फॉल हो गई है। तो ये 11% की फॉल, आपने जो बोला कि उन्हीं सब फैक्टर्स, पार्टली फंडामेंटल, पार्टली न्यूज फ्लो ड्रिवन और पार्टली सेंटीमेंट की वजह से 4 महीने के शॉर्ट पीरियड में 11% मार्केट गिर गया है। तो ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई। इसी को हम थोड़ा सा मीडियम टर्म में एक्सटेंड करें तो आज का जो निफ्टी लेवल है वो करीब करीब 2 साल पहले का निफ्टी लेवल आ गया है। तो हम बिल्कुल निफ्टी के मामले में 2 साल पहले जाके बैठ गए हैं। और ऐसा नहीं है कि 2 साल में ग्रोथ नहीं हुई है। हम अगर निफ्टी की ईपीएस में देखें तो एक कंजर्वेटिव बेसिस पे भी FY22 से FY23 में 10% की ग्रोथ है, और FY22 में तो खैर FY21 के लो बेस पे अच्छी ग्रोथ थी। तो अभी वापस से अगर हम यही बात करें कि 2 साल पहले का निफ्टी है, तो बाजार ने उस ग्रोथ को एक तरह से नकार दिया है, जो एक शॉर्ट टर्म फेनोमेना है, होता है ऐसा, लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, वापस से एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये हमें इस प्रश्न का भी उत्तर दे देता है कि हम कई बार डिस्कस करते रहते हैं कि इंडियन बाजार का तो वैल्यूएशन हमेशा एक्सपेंसिव रहता है, पी रेशियो में सस्ता ही नहीं मिलता है। तो ये इस तरह का टाइम करेक्शन है जो इंडियन बाजार में रिलेटिवली बाइंग अपॉर्चुनिटीज दे देता है। कहीं कहीं बीच बीच में करेक्शन, टाइम करेक्शन देने की वजह से वैल्यूएशन सस्ता हो जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। हाँ, अब ये है कि अब हम यहाँ से आगे चलें तो बिल्कुल सही बात है कि एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव न्यूज सबसे बड़ी कई बार नेगेटिव न्यूज हो जाती है। तो हालांकि नेगेटिव न्यूज फ्लो या सेंटीमेंट तो है ही है, पर कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी बहुत ज्यादा आ नहीं रहा है। तो इस वजह से भी हम बाजार में प्रेशर देख रहे हैं। अभी हम ईयर एंड पे हैं, क्वार्टर एंड पे हैं, तो जनरली ईयर एंड पे और कुछ नहीं, तो कई बार फंड्स की तरफ से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में अपनी एनएवी मैनेज करने के लिए कई बार बाइंग सपोर्ट होता है। इस साल वो भी क्लियरली मिसिंग दिख रहा है, जो एक बहुत ही सरप्राइज है। केवल आज का 1 घंटा बचा है और अब परसों का दिन बचा है बाजार के लिए, एनएवी कैलकुलेशन में जो भी शेयर प्राइसेस आएंगे उनके लिए। तो वो एक दूसरा सरप्राइजिंग फैक्टर है कि वैसा कुछ भी सपोर्ट बाजार में नहीं दिख रहा है। अब यह है कि ऐसे में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अपनी अपनी स्टॉप लॉस ट्रिगर लेके काम करते रहना पड़ेगा। कॉल लेना भी बाजार में बहुत मुश्किल है। ग्लोबल फंड्स की बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, कंटिन्यूअस आउटफ्लो चल रहा है। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हालांकि ये बात हमेशा ही बोलते हैं और बहुत क्लीशेड हो जाती है, पर फिर भी जो भी बाजार जब तेजी में आ जाता है और फीलिंग होता है कि हम तो लेफ्ट आउट हो गए, फोमो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए और धीरे धीरे पार्ट पार्ट करके बाइंग शुरू करनी चाहिए। तो ये बहुत समरी में मुझे लगता है मेरा अभी का व्यू और आने वाला व्यू है। जितना हम समझ पा रहे हैं सर आपकी सारी बातों को, आपने कुल मिला के 3 तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बात करी है। शॉर्ट टर्म वाले हैं वो थोड़ा नेगेटिव रखें, रोज के डाटा को वापस से चेक करें, समझें, उसके बाद से सौदे उठाएं। जो मिड कैप कैटेगरी है आपके, यानी कि जो मिड साइज मिड समय लेके आते हैं, उनके लिए धीरे धीरे पैसा लगाने का समय है। और कुन सर, आप एक इन्वेस्टर का भी हम मान लें कि जो SIP वाले हैं वो हमेशा SIP को कंटिन्यू रखें, इस समय भी SIP को कंटिन्यू रखें, डरे नहीं, घबराए नहीं। ठीक है ना सर? 3 कैटेगरी, 3 तरह के निवेशक, तीनों की एक जो राय आपने दी है, यही है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समराइज किया है। और मैं रीइंफोर्स कर दूं जो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि सिर्फ इन्वेस्टर्स को इस टाइम में घबराने का नहीं है। ये एक बहुत कॉमन सी बात है। हम लोग बाजार में जाते हैं, हालांकि अब ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई है, होम डिलीवरी शुरू हो गई है, तो बाजार जाना कम हो गया, बट फिर भी जाते हैं, कई बार जाते हैं और बहुत लोग अभी भी जाते हैं। तो कहीं सेल चल रही होती है, एक पे एक टूथपेस्ट फ्री चल रहा होता है, तो हमें जरूरत नहीं भी होती है तो भी हम लाके रख लेते हैं कि ठीक है, टूथपेस्ट तो आज नहीं तो कल काम ही आ जाएगा। और ऐसे बहुत सारी चीजें,
तो ये जब भी बाजार करेक्शन के मिलते हैं तो ये ऐसी सेल ही है, ऐसे करेक्शन ही है। तो सिर्फ सिप को ना सिर्फ चालू रखें, अगर आपके पास सरप्लस पैसे हैं तो सिप का अमाउंट गिरे हुए बाजार में बढ़ा दें, और जब थोड़ा बाजार चल जाए तो वापस ओरिजिनल अमाउंट पे ले आए। तो ये बिल्कुल आपने सही बात कही, और इसी को मैं एम्फेसाइज करना चाहता था। तो कि न सिर्फ चालू रखें, हो सके तो अगर आपका कैश फ्लो परमिट करता है तो उसका अमाउंट बढ़ा भी दें। ठीक है सर, बात आपकी है, मैंने तो सिर्फ उसको रिपीट किया था। अच्छा, दूसरी बात कौन सर, एक चीज़ मैं आपसे और पता करनी है, ये ईपीएफओ का ना 8.15% का ब्याज आएगा साल का। जिसको मार्केट में नहीं जाना, सोने से डर लगता है, बिटकॉइन का अता पता नहीं क्या करना चाहिए, उसको साल का 8%, सर कम नहीं है। पिछली बार नहीं मिला हमको पूरे साल में इंडेक्स में 8%। अगली इस साल भी लगता है कि चैलेंजेस बहुत रहेंगे, तो कुछ पैसा ईपीएफओ में डाल दें। जी हाँ, एज एन इंडिविजुअल तो ये बिल्कुल ही समझदारी वाला स्टेप है। और ईपीएफओ के पहले बल्कि मैं इसमें और जोड़ दूं कि 1.5 लाख हर साल का जो पीपीएफ में अलाउड है, सबसे पहले तो वो लिमिट खत्म कर देनी चाहिए। हालांकि उसकी इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल से 8.15 से कम है, पर फिर भी उसमें जो ट्रिपल ई टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट है, एग्जेम्प्ट एट द टाइम ऑफ एंट्री, एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट पेमेंट एंड एग्जेम्प्ट रिडेम्पशन, वो बहुत बड़ा फायदा है। पर उसमें 1.5 लाख की लिमिट है। उसके आगे यस, ईपीएफओ में जरूर पैसा डालें। पर अब मैं उसमें एक और जो बात जोड़ दूं कि ये 8% अभी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले एक साल में इक्विटी मार्केट में नहीं मिला है। और अगर हम डेट का या फिक्स इनकम का भी इंटरेस्ट रेट देखें तो अलग अलग मेच्योरिटी के और रिस्क लेवल के साथ 6.5 से 7% की रेट है। बट अगर हम पिछले 10 साल का इक्विटी मार्केट का एवरेज देखें तो कम से कम 10-11% का एनुअलाइज रिटर्न रहा है। तो इसलिए एसेट अलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है कि पिछले एक साल में रिटर्न नहीं आया, ये देख के कम एज के जवान उम्र के लोग 60-70% पैसा अपना डेट में डाल दें, स्पेशली ईपीएफओ वगैरह में डाल दें, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। अपने रिस्क प्रोफाइल और अपनी एज प्रोफाइल के हिसाब से एसेट अलोकेशन करें, और इक्विटी में जरूर एक्सपोजर रखें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इक्विटी हमेशा से फिक्स्ड इनकम आउट परफॉर्म करता रहा है। बट हाँ, कुछ ना कुछ एक्सपोजर जरूर लें। बिल्कुल। तो इक्विटी में एक्सपोजर लें और एसेट एलोकेशन को भी पर ध्यान दें, प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करें बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए। कुंज, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे फिर सेक्टर स्पेसिफिक आउटलुक की अगर बात करें तो सबसे पहले मेटल्स पर अगर स्पेसिफिकली देखें, आज हम देख रहे हैं कि मार्केट पूरा का पूरा टूटा हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल में मेटल को लेकर काफ़ी सारे जो व्यूज़ आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव हैं, और अब चाइना के रीओपनिंग की भी जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव है इस पूरे स्पेस के लिए। अब आगे के लिए अगर मेटल स्पेसिफिकली देखें तो क्या व्यू बन रहा है आपका? तो मेटल में क्या हुआ है कि पिछला हम करीब 10-11 महीने या साल भर का भी टाइम पीरियड लें, तो ग्लोबली मेटल्स एक बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट में रहे हैं। ऑफ कोर्स जो उनका पीक हो गया था करीब 1.25 साल पहले, वहां से तो शुरू में करेक्शन हुआ था, 10% प्लस का फॉल भी मेटल्स में हुआ था। और उसके बाद एक रेंज में मूव होते रहे। कभी जैसा आपने कहा कि चाइना की ओपनिंग की न्यूज आती है, पॉजिटिव सेंटीमेंट हो जाता है तो ठीक हो जाते हैं। हम आज से 6-7 महीने पहले जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज चेंज कर दी थी इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए। तो वो एक सडनली सेक्टर पे एक सेंटिमेंटल, न सिर्फ सेंटिमेंटल, फंडामेंटल इम्पैक्ट भी हो जाता है। फिर डिमांड अभी हम जैसा देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन आया है। तो उस वजह से फिर से बेसिक मटेरियल जो रिक्वायरमेंट होते हैं, बेसिक मटेरियल में मेटल्स ही आते हैं, उनकी डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में कम हो जाती है। ग्लोबली भी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट हाइक का फेनोमेना चल रहा है, तो वहां भी डिमांड स्लो डाउन है। तो नेट नेट अगर मैं बोलूं तो ये एक न सिर्फ ग्लोबल के कमोडिटी मेटल प्राइसेस, और उसी वजह से इंडियन कंपनीज के मेटल सेक्टर्स के स्टॉक प्राइसेस भी पिछले एक साल में अप डाउन अप डाउन अप डाउन में रहे हैं, और कोई एक क्लियर ट्रेंड अपसाइड पे या डाउन साइड पे उन्होंने नहीं दिया है। तो मेरा व्यू है कि अभी मेटल प्राइसेस ग्लोबली इसी तरह रेंज बाउंड रहेंगे, और उसी के चलते इंडियन स्टॉक्स के प्राइसेस भी रेंज बाउंड ही रहेंगे। तो ये ट्रेडर्स के लिए एक बहुत अच्छा सेक्टर है और अपॉर्चुनिटी है। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है। अब आपने पूछा नहीं कि फिर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, जो आप पूछेंगी तो मैं साथ में बता दूं। तो ऐसे गिरे मार्केट में कुछ अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जिनमें आज या कल रिकवरी आ ही जाएगी, तो उसमें जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक सेक्टर है जो महंगाई के चलते, थोड़ी सी कंजम्पशन डिमांड के चलते, हमने दिसंबर के क्वार्टर में और उसके पहले सितंबर के क्वार्टर में भी ग्रोथ रेट कम देखी है। मुझे लगता है आज नहीं तो कल मौसम काफी गर्म हो गया है,
तो गर्मी में आने वाले प्रोडक्ट्स की जो कंपनीज है, पंखा हुआ, एयर कंडीशनर हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, इन सब कंपनीज के शेयर प्राइसेस भी अभी अच्छे करेक्टेड लेवल पे मार्केट की वजह से भी और अदरवाइज भी मिल रहे हैं। तो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को मेटल सेक्टर ट्रेडर्स के लिए छोड़ के और ऐसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेक्टर्स की तरफ जाना चाहिए। कुंज, सारे के सारे सवालों के बारीक और सही जवाब इस वक्त आप बता रहे हो। इनफैक्ट निवेश के लिहाज से इस वक्त इस तरह की कमेंट्री, इस तरह की गाइडेंस की काफी हद तक जरूरत होती भी है। और साथ ही असेट क्लासेस में इक्विटी मार्केट के अलावा भी जिस तरह से आप बता रहे हैं ईपीएफओ पर, पीपीएफ पर जो आपने एनालिसिस दिया, थैंक्स फॉर दैट, हमारे व्यूवर्स के लिए काफी फायदेमंद है। तो